हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों मैं आप अगर इस चैनल पर जाकर देखेंगे तो मैथ डीपीपी का मैं 10 टू लेक्चर दे चुका हूं लगातार। अगर 2 नंबर वाले अगर उसको आप अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, सबके पढ़ लेते हैं, तो आराम से आपका नंबर अच्छा नंबर आ सकता है और उससे ही क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ। मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला, उसको समझा समझा करके बहुत अच्छे तरीके से। उसी प्रकार से आज मैं डीपीपी का सीरीज लेकर आया और फिजिक्स का डीपीपी सीरीज लेकर आया हूँ 1। ठीक है ना, इसको मैं जो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, मैं तो डीपीपी डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। अगर टेलीग्राम पर अगर सर्च करेंगे तो एक चैनल मिलेगा, उस पर हर चीज का डीपीपी मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं डीपीपी डाल दिया हूँ, लेकिन आज से मैं सोल्यूशन इसका करवाऊंगा। डीपीपी 1 आज है, कल डीपीपी 2, इसी प्रकार से फिजिक्स का। ठीक है, इसका भी कम से कम 10 मैं लेक्चर दूंगा, उसके बाद उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें आ जाएगा। और तो क्या कहता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन है डीपीपी नंबर फर्स्ट का। अब इसका आंसर देखो, यही चीज हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसी चीज को स्कैन करके। ठीक है ना, आप ले सकते हो वहां जाकर के। कहता है ग्रह तारों के अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। देखो ग्रह जो है ना, तारा बहुत दूर में और ग्रह बहुत नजदीक में है। मतलब किसके अपेक्षा में, तारों के अपेक्षा तारा बहुत दूर है और बहुत बड़ा है, फिर भी वो छोटा छोटा दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर है। और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोतों की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में मतलब आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन औसत मान शून्य होगा। क्या कहता है कि अगर मान के चलो, कहता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं और इसकी व्याख्या करना है। तो ग्रह देखो क्या होता है कि ग्रह ना बहुत दूर में होता है। ठीक है, जब बहुत सॉरी ग्रह बहुत पास में होता है और तारा बहुत दूर में होता है। तो तारा इसलिए टिमटिमाता, पहले मैं बता दूं कि वो बहुत दूर में होता है, उसकी रोशनी है, और जब वो रोशनी चमकती है तो पृथ्वी तक आने के बीच में बहुत सारा कण होता है, जो कि कभी उस रोशनी के पास आ जाती है मेरे आंखों के पास, तो वो दिखाई देना बंद हो जाती है, और कभी हट जाती है तो दिखाई देने लगते हैं। ये बार बार होता है तो तारे टिमटिमाने लगते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत कम दूर है। ठीक है ना, उतना प्रकाश का इसमें स्रोत भी नहीं है जो कि हमारे नेत्र तक पहुंचे, मतलब आंख तक पहुंचे, जो कि ग्रह में होनी चाहिए। जिस प्रकार तारा में है उस प्रकार से ग्रह में नहीं है। इस प्रकार जब ग्रह में नहीं है तो वहां से जब आता है तो हम सही तरह से ग्रह को देख भी नहीं सकते हैं, और देखते हैं तो उसकी प्रकाश मेरे आंखों तक आती नहीं। जब नहीं आती है तो हम टिमटिमाएगा कैसे, जब आएगी नहीं तो उसको हम रोकेंगे ही नहीं। कोई ये परमाणु या कोई भी छोटा कण रोकेगा ही नहीं। जब नहीं रोकेगा तो वो कभी भी वो टिमटिमाएगा ही नहीं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वो बहुत पास में, और उसकी खुद की जो है रोशनी होनी चाहिए जिस प्रकार से मेरे आंखों तक पहुंचने का, वो है ही नहीं। तो इसी प्रकार से उसका परिवर्तन औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव जो है निष्प्रभावित हो जाता है। मतलब कि वो टिमटिमाता ही नहीं, जब उसकी रोशनी नहीं आती है तो ब्लिंकिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि जब रोशनी आएगी तभी टिमटिमाने का प्रभाव होगा। दूसरी बात की वो बहुत नजदीक में होता है तो उतना फ्लैक्चुएट नहीं होता है रोशनी। ठीक है ना, पूरी पूरी कैसे जो दिखना होता है दिखा जाता है और नहीं दिखना होता है नहीं दिखता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ग्रह नहीं टिमटिमाता है। ठीक है ना, क्या कहता है फिर से एक मैं पढ़ दूं। कहता है ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोतों की भांति माना जा सकता है कि यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन औसत मान शून्य होता है। मतलब ना के बराबर होता है मेरे पास, मेरे आंखों तक उसकी रोशनी। यही कारण है कि ये टिमटिमाता नहीं है। ये ग्रह वैसे ही रहता है बिना टिमटिमाए। ठीक है ना, ये नहीं टिमटिमाता, मतलब इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव जो निष्प्रभावित हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ आगे क्वेश्चन है। कहता है निर्वात में हवा की चाल तथा किसी माध्यम में किसी माध्यम में प्रवेश की चाल की अनुपात को देखो, यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा, प्रकाश होगा। क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर प्रकाश होगा, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की चाल की अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को की अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये ध्यान देना, यहाँ पर नोट्स में भी गलती हो गया होगा, यहाँ पर सही कर लेना, वीडियो जो पढ़ रहे हो तो देख रहे हो तो। ठीक है ना, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल जो भी हो और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या निरपेक्ष, यहाँ पर निरपेक्ष लिख दो, निरपेक्ष रुको एक मिनट, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। कहता ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत निम्नलिखित है। देखो क्या क्या है कि वह स्रोत जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, ये सरलता से उपलब्ध हो। चलो इसको याद नहीं रखना, इसको याद रखना कि सरलता से उपलब्ध हो, मतलब कि आराम से वो मिल जाए जलाने के लिए।
इसकी भंडारण अथवा परिवहन आसानी से किया जा सके, मतलब कि इसका जो है ना रख रखाव अच्छा तरह से आसानी से हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी से हो, आसानी से चले जाएं और वो सस्ता भी हो, मतलब ये भी होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आराम से उपलब्ध होना चाहिए। उसको हम रख भी सकते हैं आराम से और इधर से उधर से ले जा सकते हैं, उसको हम ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, कहते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। कहते हैं दूरदृष्टि दोष युक्त में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। मतलब क्या, दूरदृष्टि दोष उसको बोलते हैं ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कि दूर का हम अच्छे तरह के देख सकते हैं साफ साफ, लेकिन निकट का नहीं देख सकते, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष बोले तो बोलेंगे निकट का हम सही तरीके से देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सीधा उल्टा होता है ये, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन का, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। मतलब ये विद्युत बल्ब है ना, इसमें ना निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ऐसा गैस जो कि किसी से रिएक्शन ना करता हो। कहते हैं विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तंतु से हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसीलिए फिलामेंट को टूटने से बचने के लिए कांच के बल्ब अंदर की हवा को निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। देखो उसमें ना वो ना टंगस्टन का फिलामेंट का होता है, टंगस्टन, ठीक है ना, और वो ना ऑक्सीजन से क्या होता है, रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। अगर उसको उसमें अगर कोई ऑक्सीजन रख दे या तो और भी कोई गैस रख दे निष्क्रिय गैस के अलावा, तो वो क्या करता है, जैसे जलता है ना, वो क्या करता है, रिएक्शन अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा वो भंगुर बनकर टूट जाएगा और टूट जाएगा जलेगा नहीं, इसीलिए उसका सभी ऑक्सीजन को निकाल देता है, उसके बाद निष्क्रिय गैस भर देता है। यही कह रहा है, ठीक है ना। देख लो, अच्छा से उतार लो, अगर नहीं तो ये नोट्स जाकर के टेलीग्राम पर ले लेना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अवतल दर्पण का कोई 3 उपयोग लिखो। बहुत आसान है, अब बहुत बार पूछा है। कहता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती, मतलब कि नाई के यहाँ दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जो आप जाते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए या बाल कटाने के लिए, तो नाई के यहाँ, हजामती के यहाँ यही दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना। दूसरा उपयोग क्या है, इसका उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने में किया जाता है। देखो सोलर कुकर देखा होगा वीडियो सब में, या तो अगर किसी के पास होगा तो वो देखा होगा कि सोलर कुकर होता है, एक तरफ अवतल दर्पण लगा रहता है जो जिस पर कि सूर्य की रोशनी पड़ती है, जैसे पड़ती है तो वो टकरा करके वो नीचे खाना रखा रहता है उस पर पड़ता है और वो गर्म होता है और धीरे धीरे पकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब तीसरा क्या है, इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सर्च लाइट में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सर्च लाइट में, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो एम्पियर की परिभाषा दे पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है जब किसी चालक से, इसका एकदम यही सटीक परिभाषा है। कहता है जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कुलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहता है, जब किसी चालक से 1 सेकंड में अगर 1 कुलम्ब चार्ज मतलब आवेश अगर प्रवाहित होता है ना, तो उस चालक से प्रवाहित जितना धारा हुआ उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। यही बात कह रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, देखो 2 नियम है, ये पता ही है। पहला नियम क्या है, ये परावर्तन नहीं अपवर्तन है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, यहाँ पर होगा, पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में हो। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में हो, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है। देखो क्या होता है ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट लिखने बोल देगा। स्नेल का नियम क्या है, इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला, किसी भी विशेष रंग के लिए, कोई विशेष रंग हो, कोई एक तो रंग चुन लिया, उसके आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए क्या होगा, नियतांक होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नियम बोलते हैं। इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, जहां म्यू क्या है, नियतांक है। नोट में ये लिख दिया यहाँ पर कि इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखना, सिर्फ बोलेगा स्नेल का नियम लिखो तो यही लिखना है, ठीक है ना। और ये बोलेगा दूसरा नियम लिखो तो ये तो लिख ही देना है। ये अपवर्तन का 2 नियम है। देखो मैं बता दूं, ये 8 क्वेश्चन हुआ, इसी प्रकार से रोज सीरीज चलेगा 8 क्वेश्चन का, ठीक है ना। फिजिक्स का लगभग 10 सीरीज चलेगा, 10 दिन लगातार। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो टॉकी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर अगर सर्च करेंगे तो टॉकी ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां पर ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं डाल दूंगा, तो अगर जो भी करेक्शन है तो मैंने कर दिया, वहां पर जाकर के कर लेना, ठीक है ना। तो शायद कि ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि हम इस प्रकार से और भी सीरीज लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।